हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मनीष पांडे एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से सॉरी टू ऑल ऑफ यू दोज हु आर ईगरली वेटिंग फॉर द सेशन। कल मैं सेशन नहीं लेकर के आया बिकॉज ऑफ सम इश्यूज विद माय हेल्थ, बट नाउ आई एम एब्सोल्युटली एंड परफेक्टली फाइन। सो आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आगे से ऐसा कोई डिले नहीं करूँगा, ठीक है। सो किसी भी दिन लॉस होने की कोशिश होगी कि मैं लॉस ना करूं, बट यू नो हेल्थ इश्यूज आर नॉट इन आवर हैंड्स। सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। सो हियर इट इज़, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू DEA। और DA से आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मैं क्या करूँगा, आज से मैंने एक बदलाव करने की कोशिश की है। व्हाट आई विल डू, आई विल ट्राई टू कुछ ऐसे मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे वर्ड्स को मैं लेकर के आऊँ, ठीक है। ऐसे वर्ड्स को मैं एक्सप्लेन करूँ जो थोड़ा सा ज़्यादा रिलेवेंस रखते हैं रादर दैन गिविंग यू अ स्क्रीनशॉट। कुछ बच्चों ने कहा सर कि थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, तो आई एम ओपन टू फीडबैक, सो आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन इट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, ठीक। सो आई हैव चूजन अ फ्यू वर्ड्स, कुछ वर्ड्स मैंने चूज किया है जो पिछली क्लास से हैं, जिनको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। हियर इट इज, इट सेज सोर। देखिए सोर का पिछले क्लास में यानी कि परसों वाली क्लास में मैंने बताया था कि कोई भी चीज़ जब वर्टिकली ऊपर जाती है दैट इज सोरिंग, तो उसका सिनोनिम क्या हो सकता है, एसेंड। एसेंड करना मतलब वो भी ऊपर जाने से होता है। एस्केलेट का मतलब क्या होता है, देखिए एस्केलेट कोई भी चीज़ जब एक पद ऊपर जाती है तो उसको हम लोग एस्केलेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे आप कहीं कंप्लेंट करते हो, वहाँ पर भी सुनाई नहीं होती है तो आप उसके ऊपर के लेवल पे जाते हो, दैट इज एस्केलेशन। तो वो कैसे होता है, वर्टिकली होता है ना, ठीक है। सो हैव अ लुक, ये वर्टिकली अगर कोई चीज़ ऊपर जाती है दैट इज एस्केलेशन। एंड शूट अप बताने की जरूरत नहीं है, शूट का मतलब कोई भी चीज़ ऊपर जाए। फ्लीट, देखिए फ्लीट का मतलब ग्रुप भी होता है। फ्लीट का मतलब कोई भी चीज़ जब तेज मूवमेंट करता है उसको भी हम लोग फ्लीटिंग कहते हैं, ठीक। तो उसका मीनिंग क्या हुआ, मतलब एंटीसिनोनिम क्या हुआ, बैरलिंग। उसके साथ साथ ब्रिस्क। ब्रिस्क का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जो फास्ट होती है उसको हम लोग ब्रिस्क कहते हैं। और विंग, जिसमें पंख लग गए हो तो भी फास्ट होती है, तो ये उसके सिनोनिम्स हैं। नाउ अकम्पनी, चैपेरॉन, अटेंड, एस्कॉर्ट, कोई भी शब्द एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको रट्टा मारने की जरूरत है इन सब शब्दों को, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। ट्रिगर का मैंने बताया था मीनिंग कि कोई भी चीज़ जब किसी चीज़ को शुरू करती है दैट इज नोन एज ट्रिगर। तो कॉज होता है, जनरेट होता है, या प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट मतलब किसी को किसी काम को करने के लिए बार बार उत्साहित करना या प्रेरित करना, दैट इज प्रॉम्प्टिंग, ठीक है। हॉस्टिलिटी बताया था, किसी से दुश्मनी रखना, दैट इज हॉस्टिलिटी। किसी से दुश्मनी वाली फीलिंग रखना, अनफ्रेंडलीनेस होना, दैट इज हॉस्टिलिटी। तो उसका सिनोनिम क्या हो सकता है, एनिमोसिटी, एस्ट्रेंजमेंट और रैंकर। ये अनकॉमन सा वर्ड है जो इसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है, दिस इज रैंकर, ठीक है। ट्रबलसम, ट्रबलसम जानते हैं, जो परेशानी क्रिएट करता है उसको हम लोग ट्रबलसम कहते हैं। और उसका क्या होना चाहिए, बर्डनसम और इंट्रैक्टेबल और इरिक्सम। इरिक्सम को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। इन्फ्यूरिएट बताया था, इन्फ्यूरिएट का मतलब कोई भी किसी व्यक्ति को गुस्सा दिलाना, दैट इज इन्फ्यूरिएटिंग। वो कोई भी चीज़ में बढ़ोतरी करना भी होता है, तो उसके गुस्से में ऑलरेडी गुस्से में उसको और बढ़ोतरी करना, दैट इज एग्रीवेटिंग। तो एग्रीवेट, एग्जास्परेट, ये बहुत ही फनी शब्द है। एक ट्वीट अगर आपको याद हो, शशि थरूर का एक ट्वीट था जिसमें उन्होंने लिखा था कि एग्जास्परेटिंग फर्रागो ऑफ डिस्टॉर्शंस। तो काफ़ी उसके बाद वो ट्रोल भी हो गए थे। तो उसी ट्वीट से जुड़ा हुआ शब्द है एग्जास्परेट। इसका मतलब होता है किसी भी एक्सक्यूज मी वही गुस्सा दिलाना या किसी भी लेवल को ऊपर लेके जाना, ठीक है। और मैडन बताने की जरूरत नहीं है, मैडन मतलब किसी को पागल कर देना या फिर वही गुस्सा दिलाने से जुड़ा हुआ शब्द है। डिमार्केट का मतलब क्या बताया था कि कोई भी चीज की सीमा तय करना, दैट इज डिलिमिट। तो उससे जुड़ा हुआ शब्द हो गया डिलिमिट, मार्क ऑफ एंड डिटैच, ठीक। चलिए बढ़ते हैं तुरंत एंटोनिम्स की तरफ। हियर द एंटोनिम्स। सोर का उल्टा क्या होगा, कोई चीज नीचे आएगी, ठीक। तो डिक्लाइन बताने की जरूरत नहीं है, डिक्लाइन, डिसेंड और लोअर याद रखिएगा। फीट, फ्लीट फास्ट, स्लो हो गया, स्लगिश हो गया और क्लमजी हो गया। अकम्पनी मतलब साथ देना, तो छोड़ देने को क्या कहेंगे, अबैंडन। नेग्लेक्ट करना, देख करके भी वो छोड़ देना, दैट इज। और फिर उसके बाद क्या हुआ, लीव। ट्रिगर कोई काम शुरू करता है तो अंत करना या खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय, हॉल्ट एंड प्रिवेंट। हॉस्टिलिटी, फ्रेंडशिप, बेनेवलेंस। ट्रबलसम, अग्रीबल, ट्रबलसम प्रॉब्लम क्रिएट करना, जो अगर कोई आपके साथ है तो दैट इज अग्रीबल या फिर डेलिकेट या जेंटल, ठीक है। इन्फ्यूरिएट का मतलब क्या बताया था, अभी जाके पीछे अभी बताया है, उसका उल्टा क्या होगा, अपीज मतलब किसी को खुश करने के लिए कोई काम करना। प्लेकेट और सूद, बोलते हैं ना बहुत ही सूदिंग एटमोस्फियर। सूदिंग मतलब जो आपको खुशी देता हो, ठीक है, दैट इज सूदिंग। और जो आपको गुस्सा दिलाता हो, दुख देता हो, दैट इज इन्फ्यूरिएट। और उसके बाद लास्ट क्या है, डिमार्केट। तो उसका उल्टा क्या होगा, अटैच या फिर कंबाइन या कपल, मतलब किसी चीज को जोड़ देना, कंबाइन कर देना, दैट इज नोन एज, दैट इज द एंटोनिम ऑफ डिमार्केट, ठीक है। चलिए तो आज का हाँ पिछले सेशन का जो क्वेश्चन था, यानी कि डे बिफोर यस्टरडे का जो सेशन का जो क्वेश्चन था वो ये आपके सामने है। एंड इसके लिए मैं एक बार और माफी चाहूंगा कि इसलिए जो थर्ड क्वेश्चन है, जो आप लोगों ने कई लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा वर्चुअली,
वर्चुअली से मेरा मतलब है कि कमेंट तो करते नहीं यार, कमेंट नहीं करोगे मुझे पता कैसे चलेगा आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। तो ये अब मैं बोलना भी छोड़ दूंगा, अब आपको करना है करो, नहीं करना मत करो, पढ़ना है पढ़ो, ये आपके ऊपर है, इट इज़ ऑल फॉर योर बेनिफिट। करोगे तो आपका फायदा है, नहीं करोगे आपका नुकसान है, दैट्स अप टू यू। तो मैं बता दूं कि ये थर्ड वाली मुझसे गलती हो गई थी और ये थर्ड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। इसमें रॉन्ग क्या हो गया, इसमें ऑप्शन मैंने थोड़े से सेम दे दिए हैं, तो ये मेरी ह्यूमन एरर है, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। तो अभी मैं दो की बात करता हूँ। देखिए मोरास का मतलब क्या होता है, मोरास का मतलब होता है कोई भी ऐसी जगह, कोई भी ऐसी सिचुएशन जहां से निकल पाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक। तो लिबरेशन उसका ऑपोजिट हुआ। अगर ऑपोजिट पूछ रहा है तो नेचर, अच्छा मैचेस बेस्ट उसके साथ साथ, मतलब जो मैच करता है ना, उल्टा नहीं पूछ रहा है, ठीक, जो उसके जैसा यानी कि सिनोनिम पूछ रहा है, तो क्या होगा, स्लो होगा, ठीक है, SLOUGH। लिबरेशन लिबरेट कर देना मतलब उल्टा हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर लिखा है मैचेस बेस्ट, तो एंटोनिम सिनोनिम का नया तरीका आ गया है, किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है, तो ये एक तरीका हो सकता है, दैट इज माई वे। यू कैन आप इसके लिए प्रिपेयर रहिए, आगे वाले समय में हो सकता है ये आपको कहीं देखने को मिल जाए। और फर्स्ट क्वेश्चन भी वही है, सेंटेंस में फ्रेम कर दिया है, अब उसकी मीनिंग पूछ रहा हूँ, बताओ इसमें से कौन सा शब्द गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया या फिर उसकी स्पेलिंग गलत है। तो यहाँ पे देखिए डिसेंटिंग लिखा है, यहाँ पे दो शब्द होते हैं डियर, DISSENT डिसेंट, और एक होता है DESCENT डिसेंट। तो ये दोनों शब्द में डिफरेंस है। ये डिसेंट जो होता है इसका मतलब होता है किसी भी व्यक्ति से अलग ओपिनियन रखना, दैट इज डिसेंट। तो यहाँ पे डिसेंटिंग होगा ये वाला, DISSENTING होगा, ना कि ये वाला, ठीक है, ये रॉन्ग है। तो यहाँ पे रॉन्ग क्या हुआ, ये वाला। बहुत दो लोगों ने कमेंट किया था, पूजा सिंह एंड शैलू उपाध्याय, थैंक यू वेरी मच फॉर कमेंटिंग, यू पीपल ऑलवेज रेज माई होप्स। सो आप लोग कमेंट करते रहिए और बाकी लोगों को भी प्रेरित करिए कि वो अटेम्प्ट करें और कमेंट करें। तो काफ़ी लोगों का ये गलत हो गया था, तो प्लीज़ जब भी क्वेश्चन करें तो जल्दीबाजी में ना करें, गिव इट सब टाइम, दिस इज नॉट द एक्चुअल एग्जामिनेशन दैट यू आर अपीयरिंग एट, ठीक है। सो चलिए बढ़ते हैं आगे। सो ये आज का क्वेश्चन है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट करने के बाद आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में, कल एक्सप्लेन करूंगा कल के सेशन में। तो चलिए आज का जो टॉपिक है, आज का जो आर्टिकल मैंने चुना है बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हर बार यही कहता हूँ, बोलते हैं सर हर बार यही करते हैं, हर बार ये इसलिए कहता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली वो आर्टिकल इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आज का जो आर्टिकल है ये आपसे जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे मुझसे सबसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब चूंकि मैं भी प्रिपरेशन में हूँ इसलिए मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छी न्यूज़ है, काफी वेलकम चेंज है। अभी आपने सुना होगा NRA के बारे में, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में, अब उसी के ऊपर ये पैसेज है, तो मैंने जानबूझकर इसे चुना है, इसको पढ़ने में बहुत मजा आएगा और जानने में भी बहुत मजा आएगा कि क्या हो रहा है एक्चुअली में इंडिया में, ठीक है। तो कुछ वोकैब्स है लेफ्ट हैंड साइड में, बहुत ज्यादा वोकैब्स आपको नहीं मिलेंगी लेकिन इन्फॉर्मेशन बहुत मिलेगी, तो प्लीज सेशन के एंड तक कंटिन्यू रखिएगा। स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है, स्टॉप और कॉज टू स्टॉप, ठीक है। आई एम रियली सॉरी, दिस इज नॉट द एक्चुअल मीनिंग, ठीक है। देखिए स्क्रीनिंग का मतलब होता है, सॉरी ये भी थोड़ी सी मीनिंग प्रॉब्लम होगी। देखिए स्क्रीनिंग का मतलब होता है, मैं बस खुद ही समझा देता हूँ, स्क्रीनिंग का मतलब होता है कहीं पर भी कोई जगह से अगर आप छांट करके किसी चीज़ों को लेकर के आते हो, दैट इज नोन एज स्क्रीनिंग, ठीक। स्क्रीनिंग के दो मीनिंग होते हैं, अगर कोई मूवी वगैरह रिलीज होती है तो उसको स्क्रीन पर चलाना भी स्क्रीनिंग होता है, लेकिन अगर मान लो एक ग्रुप है, जैसे 10 लाख लोगों ने किसी पर्टिकुलर जॉब का फॉर्म भरा, तो उस जॉब में से आपको क्या करना पड़ता है, छांटना पड़ता है ना, कि सभी को तो जॉब दोगे नहीं, उसमें से मान लो 1000 वैकेंसी है, 10 लाख लोगों ने जॉब भरा, फॉर्म भरा, तो उसमें क्या होगा, उसमें से जितने 1000 लोगों को जो निकाल के लाओगे, आप छांट करके लेके आओगे, रिफाइन करोगे, दैट इज नोन एज स्क्रीनिंग, ठीक है, याद रखिएगा। और एलिमिनेट द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग और समथिंग एज पार्ट ऑफ मेडिकल सर्वे टू पर्पस, ओके ओके, ये भी थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। चलिए इसको इग्नोर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट सा, बहुत कॉमन सा वर्ड है। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है, 4-5 चीजें हैं उसमें से आपको पॉइंट बाय पॉइंट एलिमिनेट करना, मतलब कि उसको काटते जाना, ठीक है, दैट इज एलिमिनेशन, ठीक है। एक प्रोसेस भी होता है एलिमिनेशन मेथड, जिसको हम लोग फॉलो करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, जब राइट ऑप्शन आपको नहीं पता होता तो आप उसमें से रॉन्ग ऑप्शन क्या कर देते हो, एलिमिनेट कर देते हो, मतलब काट देते हो, छांट देते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको शुरू करते हैं। लिखा है लेस टैक्सिंग, ठीक, मतलब आर्टिकल का नाम है लेस टैक्सिंग। आगे शुरू करते हैं। A standardized recruitment test is an advance but more jobs are needed। तो एक ये कहने की कोशिश क्या कह रहा है कि एक स्टैंडर्डाइज रिक्रूटमेंट टेस्ट, मतलब कि एक ऐसा रिक्रूटमेंट टेस्ट जिसका एक स्टैंडर्ड हो, एक बेंचमार्क हो, ठीक। वो ये अच्छी बात है कि आपने ये जो स्टेप लिया है वो एक एडवांस स्टेप है। कहने का मतलब ये है कि स्टैंडर्डाइज्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट इज एन एडवांस, वो एक एडवांस स्टेप है, बहुत अच्छी बात है, बट मोर जॉब्स आर नीडेड। लेकिन
सिर्फ और सिर्फ ये कर देना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ साथ जॉब्स भी तो चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आप रिक्रूटमेंट टेस्ट एडवांस कर दो और सिस्टम बदल के रख दो लेकिन जॉब्स ना दो तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। चलिए आगे बढ़ता है। लिखा है द यूनियन कैबिनेट डिसीजन टू क्रिएट अ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी टू कंडक्ट अ स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन फॉर नॉन गैजेटेड जॉब्स, eliminating the need for candidates to take separate examinations of the railway recruitment boards, SSC and Institute of Banking personnel selection is a welcome administrative reform measure। पूरा एक बार में पढ़ दिया, बहुत बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत इजी है। कह रहा है कि यूनियन कैबिनेट ने डिसीजन लिया है, यूनियन कैबिनेट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया है कि एनआरए बनाएंगे, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाएगी, जो क्या करेगी, कंडक्ट करेगी, मतलब करवाएगी, क्या करवाएगी, एक स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन। स्क्रीनिंग मतलब छाटनी वाला एग्जामिनेशन, किसके लिए, नॉन गैजेटेड पोस्ट। याद रखिएगा ये गैजेटेड के लिए नहीं है, गैजेटेड मतलब जो जिनके पास गैजेटिंग पावर होती है, जैसे डीएम, एसएसपी वगैरह वगैरह जो होता है, गैजेट कुछ गैजेट पोस्ट होते हैं, कुछ नॉन गैजेट होते हैं, मतलब ग्रुप बी ग्रुप सी के जितने पोस्ट होंगे उन सबको ये रिक्रूट करेगी। ठीक है, अब उसमें क्या है, वो उनको क्या करना पड़ेगा, उसको एलिमिनेट कर दिया। क्या एलिमिनेट कर दिया, मतलब कि जो कैंडिडेट्स थे उनकी टेंशन को खत्म कर दिया, उनकी टेंशन को एलिमिनेट कर दिया है। अब वो टेंशन क्या थी कि भैया अलग अलग सेक्टर में जाने के लिए अलग अलग फॉर्म भरो, बैंक में जाने के लिए आईबीपीएस का एग्जाम दो, रेलवे में जाने के लिए आरआरबी का एग्जाम दो और एसएससी में जाने के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी का एग्जाम दो। ठीक, तो अब क्या होगा, ये तीनों को कंबाइन कर दिया, तीनों कंबाइन करके सिर्फ और सिर्फ एनआरओ होगा और एनआरए होगा और तीनों ही एक साथ आप तीनों का भर सकते हो। आगे देखेंगे इसमें क्या और डीप में चीज है। इसमें एक चीज याद रखिएगा, यहाँ देखिए लिखा है पर्सोनल, मेरा पॉइंटर देखो, यहाँ देखो लिखा है पर्सोनल। इसमें बच्चे अक्सर जो है कंफ्यूज हो जाते हैं और परेशान रहते हैं कि PERSONAL पर्सनल और PERSONNEL, डबल एन भी नहीं कहते हैं, 2N कहते हैं। ठीक, एन भी कह सकते हैं। तो पर्सनल और पर्सनल में अंतर है। पर्सनल का मतलब निजी होता है, इस पर्सनल का मतलब होता है स्टाफ या फिर कर्मचारी, इसको हम लोग पर्सनल कहते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा ये डिफरेंस को। इज अ वेलकम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, बहुत ही वेलकम, बहुत ही सराहनीय एक बदलाव है जिसको कि लोगों ने वेलकम किया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फॉर सम इयर्स नाउ, मतलब कुछ सालों से, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक ही वर्ड मुझे लगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने की जरूरत है, वो है एम्बिट। एम्बिट का मतलब क्या होता है, द स्कोप, एक्सटेंट और बाउंड ऑफ समथिंग, मतलब किसी भी चीज की सीमा, यार सिंपल सीमा। जैसे ये मेरी सीमा है तो इसको मैं क्या कहूंगा, दिस इज माई एम्बिट। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कई सालों से हो चुका है, फॉर इयर्स नाउ द रेलवेज हैव बीन यूजिंग, एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द रेलवेज। कई बार बच्चे कंफ्यूज होकर के सवाल पूछते हैं कि सर रेलवे होगा रेलवेज होगा, सी इट इज ऑलवेज रेलवेज, रेलवे नहीं होता है, रेलवेज होता है। ठीक, पूरा जो वो रेलवेज होता है उसको हम लोग पूरा कंबाइंड में पढ़ते हैं और ये हमेशा प्लूरल होता है। ठीक, तो रेलवेज और इसके लिए इसके आगे क्या लगा है, हैव। ठीक है, याद रखिएगा। तो रेलवेज हैव बीन यूजिंग कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर इन प्रोजेक्ट्स एंड सर्विसेज बट द गवर्नमेंट सिस्टम रिमेन्स अ मेजर रिक्रूटर। कह रहा है कि हालांकि रेलवेज अब काफी मूव कर चुका है किधर, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स की तरफ, मतलब कि वो क्या करता है कि लोगों को कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रिक्रूट करता है, किसके लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए और सर्विसेज के लिए। लेकिन अभी भी वो मेजर रिक्रूटमेंट है गवर्नमेंट का, मतलब गवर्नमेंट जॉब्स में अभी भी रेलवेज काफी हद तक परमानेंट एम्प्लॉयज को ही प्रेफर करता है। ठीक, in March this year, Railway Minister Piyush Goyal told Parliament that 4 employment notifications for Group C employees in the ministry were issued in 2019 for 1.43 lakh posts। ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं है, जो बच्चे गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इंटरेस्टेड है उन सबको पता है कि 1.43 लाख के आसपास रिक्रूटमेंट 2019 में आई थी और उन्होंने, पीयूष गोयल ने पार्लियामेंट में भी इस बात को बोला था। और उसके अलावा क्या कह रहा है कि इतने ही नंबर उसके एक साल पहले यानी कि 2018 में ऑलरेडी सेलेक्ट भी हो चुके हैं और ऑलरेडी उनकी जॉब को धीरे धीरे उनको जो है जॉब्स देना शुरू भी कर दिया है गवर्नमेंट ने। ठीक है, कह रहा है फिर ओवरऑल द पोस्ट कमिंग अंडर द एम्बिट ऑफ द प्रपोज्ड एनआरए वुड कवर अबाउट 1.25 लाख जॉब्स अ ईयर। तो कह रहा है कि एनआरए का फायदा क्या होगा कि इसके जो सीमा होगी यानी कि एम्बिट होगी, उसकी सीमा में या अधिकार क्षेत्र में कितने जॉब्स आएंगे, लगभग 1.25 लाख जॉब्स आएंगे। कितने, हर साल 1.25 लाख जॉब्स वो कवर करेगी, कौन, एनआरए। ठीक, यहाँ पे एक शब्द इंपॉर्टेंट देखिए, यहाँ लिखा है अबाउट। एक गलती हम लोग अक्सर करते हैं, अराउंड और अबाउट का डिफरेंस, AROUND अराउंड एंड ABOUT अबाउट। ठीक है, तो अराउंड अबाउट का जो डिफरेंस है वो ये मेजर डिफरेंस ये है कि अराउंड जब कोई भी चीज, जैसे मान लो ये एक नंबर है 500, ठीक है, अब 500 के ऊपर भी जा सकता है, 500 के नीचे भी जा सकता है, तो उस केस में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, अराउंड का यूज करते हैं।
ठीक, कोई भी चीज़ किसी के इर्द गिर्द घूमती है तो हम लोग उसको अराउंड का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो ये सन है, ठीक है, और इसके आसपास कौन घूमता है? अर्थ, इसीलिए कहते हैं द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो उसके आसपास। लेकिन जब उसकी मैक्सिमम सीमा ही यही होती है, जैसे मान लो किसी भी चीज़ की मैक्सिमम सीमा ही 500 है, तो उसके लिए हम लोग अबाउट का प्रयोग करते हैं। तो वैसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि 1.25 लाख के आसपास, मतलब आसपास नहीं, मतलब लगभग साढ़े 1.25 लाख, मतलब इसके ऊपर नहीं जाएगा लेकिन उतना जाएगा एस्टिमेशन। विच कह रहा है विच टिपिकली अट्रैक्ट्स अबाउट 2.5 करोड़ एस्पिरेंट्स। एस्पिरेंट्स कौन होता है? जो उस चीज में इंटरेस्टेड होता है उसको हम लोग एस्पिरेंट कहते हैं, जॉब एस्पिरेंट्स, ठीक है, जॉब में इंटरेस्टेड हो। एस्पायर करता हूँ, जो उसको फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, जो किसी चीज को अचीव करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो द गेन्स फ्रॉम अ सिंगल एग्जामिनेशन व्हेन ऑफर्ड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो कह रहा है 2.5 करोड़ एस्पिरेंट्स होंगे जो 1.25 लाख जॉब पोस्ट के लिए कंपीट करेंगे, आपस में लड़ेंगे। अब कह रहा है द गेन्स मतलब कि फायदा, फायदा क्या होगा किससे? फ्रॉम अ सिंगल एग्जामिनेशन, मतलब कि अगर सिंगल एग्जामिनेशन होगा तो उससे फायदा क्या होगा, ठीक। अगर वो एग्जामिनेशन सिंगल हो और फिर का और कहा हो, व्हेन ऑफर्ड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इन द रीजनल लैंग्वेज, और उसके साथ साथ हर व्यक्ति के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑफर किया जाए और साथ साथ रीजनल लैंग्वेज। आप जानते हो इंडिया में कल्चरल और एथनिक और लैंग्वेज डाइवर्सिटी कितना ज़्यादा है, ठीक है, लिंगुअल डाइवर्सिटी कितना ज़्यादा है। हर 100 मीटर पे, हर 100 किलोमीटर पे डायलेक्ट्स चेंज हो जाते हैं और हर 500 किलोमीटर पे लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या कह रहा है, रीजनल लैंग्वेज में भी दिया जाए और साथ साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी दिया जाए, एज अपोज टू अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ टेस्ट, ठीक। कहने का मतलब यह है कि अभी जो अपोज, मतलब कि अभी जो सिस्टम चल रहा है वो क्या चल रहा है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ टेस्ट चल रहा है, मतलब कि ढेर सारे एग्जामिनेशन ढेर सारे सेक्टर्स में जाने के लिए, बैंक के लिए अलग, एसएससी के लिए अलग, बाकी सबके लिए अलग। तो कह रहा है कि अगर इन सारे को एक कर दिया जाए उसके ऊपरी उसके विपरीत जाकर के, तो उसका फायदा क्या होगा उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक। देखिए आगे बढ़ता हूं, कह रहा है इन फार फ्यूअर लोकेशंस आर सेल्फ एविडेंट, मतलब इस चीज में कोई भी डाउट नहीं है कि इसका फायदा 100% होगा। और सेल्फ एविडेंट मतलब कि सेल्फ एविडेंट मतलब क्या हुआ, नॉट नीडिंग टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड, मतलब कोई भी चीज बताने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बात करूं कि भैया आपके शहर में ही आपको मिल जाएगा, आप बैठे बैठे आप खाली गाड़ी उठाओगे और 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर में पहुंच जाओगे और एग्जाम दे दोगे, इररिस्पेक्टिव सॉरी इंस्टेड ऑफ गोइंग ट्रैवलिंग 400-500 किलोमीटर्स, तो वो ये बताने की जरूरत नहीं है कि इसमें आप ही का फायदा होने वाला है और इसमें किसी और को फायदा समझाने की जरूरत भी नहीं है। तो सेल्फ एविडेंट का मतलब खुद ब खुद दिख रहा है कि आपको अपने ही शहर में मिलेगा, आपके अपने डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा सेंटर, और आपके अपने रीजनल लैंग्वेज में मिलेगा, और आपको सिर्फ एक ही एग्जाम देना, तो ऑब्वियसली फायदा सबको दिख रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कैंडिडेट्स वुड नो लॉन्गर हैव टू ट्रैवल टू अर्बन सेंटर्स, बता दिया अर्बन सेंटर्स, अर्बन मतलब शहरी क्षेत्रों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एट कंसिडरेबल एक्सपेंसेस, कंसिडरेबल एक्सपेंसेस, आइए वर्ड्स में आ जाते हैं, सेल्फ एविडेंट समझा दिया। हार्डशिप देख लीजिए, लिखा है सिवियर सफरिंग, मतलब बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़े, दैट इज सिवियर सफरिंग। और कंसिडरेबल, कंसिडर मतलब कि नोटेबली, मतलब जिसको देखा जा सकता है कि वो बहुत बड़ा अमाउंट में हो, चाहे साइज में हो, चाहे एक्सटेंट में। तो कंसिडरेबल का मतलब क्या हुआ, भैया तुम्हें अगर 800 किलोमीटर 600 किलोमीटर तुम्हें भेज दिया जाए कि जाओ एग्जाम दे करके आओ, तो आपको फॉर्म भरने में ऑलरेडी 600-700 हज़ार रुपये इंडिया में लग जाते हैं कोई भी नॉर्मल फॉर्म भरने में। और उसके बाद अगर आपको बोला जाए कि आप 500 किलोमीटर जाके एग्जाम दे करके आओ, तो उसमें भी आपको 2-3 हज़ार 2-3 हज़ार रुपये तो आराम से खर्च हो जाने हैं, ठीक, अगर आप प्रॉपरली जाते हो तो। वरना फिर आपको बहुत सारे हार्डशिप का सामना करना पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि कंसिडरेबल एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक। और उसके साथ साथ एक्सपेंसेस के साथ साथ वो क्या, बहुत ज़्यादा सफरिंग भी होती है और उस टेस्ट को देने में, ठीक है। तो आगे बढ़ रहा है, कह रहा है अपॉर्चुनिटीज टू इंप्रूव परफॉर्मेंस सब्जेक्ट टू एज लिमिट्स एंड 3 ईयर वैलिडिटी ऑफ स्कोर्स आर पॉजिटिव फीचर्स। तो इस जो पूरा जो एनआरए का जो सिस्टम है उसमें 3 मेजर फीचर्स है। कौन कौन सी? आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगी, मतलब आपके पास एक सुविधा रहेगी क्या करने का, अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने का। मतलब अगर आपने उसमें क्या लिमिट की सीमा भी रहेगी, ऑब्वियसली वो अभी भी है और आगे भी बनी रहेगी। और उसके साथ साथ 3 ईयर वैलिडिटी ऑफ स्कोर्स, मतलब कि जो भी आप स्कोर अचीव करोगे उसकी वैलिडिटी कितनी रहेगी, 3 साल तक वो वैलिड रहेगा। अब ऐसा क्या होता है कि आपने कोई एग्जामिनेशन का फॉर्म भरा और आप उसमें अगर सेलेक्ट नहीं हुए तो आप निराश हो जाते हो, कई सारे लोग गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो उसमें क्या होगा कि आपकी स्कोर की वैलिडिटी 3 साल रहेगी। अब फर्ज करो आप बहुत कम स्कोर करते हो फिर भी आप पास हो जाते हो, ठीक। इस साल आपको किसी भी सेक्टर में आपको जॉब नहीं मिलती, हो सकता है अगले साल थोड़ा सा ज्यादा रिक्रूटमेंट आ जाए तो आपके कट ऑफ गिर जाए, तो हो सकता है आपकी स्कोर्स में। तो क्या कह रहा है कि ये एक पॉजिटिव अप्रोच मिलेगा, ठीक। और उसकी वैलिडिटी कितनी रहेगी, 3 साल की रहेगी। आर पॉजिटिव फीचर्स, ये सब फीचर्स क्या पॉजिटिव है, अच्छी बात है, कैंडिडेट्स के फायदे की बात है, ठीक। Yet the long term relevance of such reforms will depend। अब देखो बहुत बढ़िया कमेंट कर रहा है कि ये सब तो ठीक है, इसके बावजूद लॉन्ग टर्म रेलेवेंस मतलब कि इसकी जो इंपॉर्टेंस होगी वो किस चीज की होगी, लॉन्ग टर्म रेलेवेंस, ठीक। ये लॉन्ग टर्म में फायदा तभी देगा
कब देगा? विल डिपेंड ऑन द कमिटमेंट ऑफ गवर्नमेंट। अगर सरकार इसके ऊपर कमिटेड रहे, मतलब इसी चीज के ऊपर अड़ी रहे, ठीक, और क्या करे, टू रेज द लेवल ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, और साथ साथ जो एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का जो लेवल है उसको भी तो बढ़ाए भैया। अभी 1000 वैकेंसी आती है, 4 साल तक वो अटकी रहती है, ठीक। तो आने वाले समय में ऐसे टेस्ट का कोई तभी फायदा होगा जब सरकार अपने लेवल ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि लोगों की संख्या अपने सरकार में बढ़ाए। तो रेस लिखा है, देखिए यहाँ लिखा है, रेस का मतलब क्या होता है? बढ़ाना। क्या बढ़ाना? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपैंड सर्विसेज टू पब्लिक, और उसके साथ साथ पब्लिक के लिए सर्विसेज को भी एक्सपैंड करे। भाई लोग बढ़ेंगे तभी ना ज्यादातर लोगों को सेवा दे पाएंगे, तो उसी के बारे में बात कर रहा है। बोथ ऑफ विच आर लो इन इंडिया, और दोनों ही क्या इंडिया में लो है। ऑब्वियसली हम सब इस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और हम सब इन सब चीज के लिए गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी करते रहते हैं। आगे बढ़ते लिखा है, while announcing the proposal for the recruitment agency in her budget speech earlier this year, ठीक। हर लिखा है, हर तुरंत समझाना समझ में आ जाना चाहिए किसने अनाउंस किया होगा। एक ही लेडी है जो उनके पूरे उसमें है, निर्मला सीतारमन, ठीक। तो निर्मला सीतारमन ने एक अनाउंस किया प्रपोजल, ठीक है। अब किसी भी चीज को आगे रखना, ऑफर देना, दैट इज प्रपोजल। और इस रिक्रूटमेंट एजेंसी का प्रपोजल उन्होंने अपने बजट स्पीच में ही दे दिया था, इसी साल जब उन्होंने बजट स्पीच दिया था। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन सेड द एनआरए, मतलब उन्होंने कहा कि एनआरए क्या होगा, आगे देखते हैं। NRA would be an independent professional specialist organization, मतलब उसकी 3 क्वालिटीज होगी। वो प्रोफेशनल, जानते ही हैं प्रोफेशनल मतलब उसमें वो एकदम कोई भी क्या बोलते हैं उसको, किसी भी तरीके का गलत काम करने की कोशिश नहीं करेगी। वो हमेशा एकदम प्रोफेशनल, एकदम नियम कानून के साथ चलेंगे, ठीक। और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? उसके ऊपर कोई माई बाप नहीं होगा, वो खुद ब खुद स्वतः खुद निर्णय लेने में एकदम काबिल रहेगा। और एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक। वो किसी खास वाली ऑर्गेनाइजेशन होगी, ठीक है। अब बात करते हैं वो कैप्स की। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब बेसिकली सबको पता होता है, फिर भी मैं समझा देता हूं। द बेसिक फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स एंड फैसिलिटीज, ठीक। तो किसी भी जगह का जो बेसिक फैसिलिटीज होती है उसके बारे में बात करता है, खासकर कैसी? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या फिजिकल स्ट्रक्चर, मतलब बिल्डिंग्स या फिर वहां का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके बारे में, उसको हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। इंडिसेस, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिसेस प्लूरल होता है किसका? INDEX का, ठीक। इंडेक्स का मतलब क्या होता है? जहां आपने लिस्ट देखा होगा, हर बुक खोलते इंडेक्स आ जाता है, ये सिंगुलर है, और इंडिसेस उसका प्लूरल है, ठीक। इंडिसेस का मतलब कह सकते हैं कि कई सारे जो माप है, मापदंड इसको हम लोग कह सकते हैं, उसको हम लोग कह सकते हैं इंडिसेस, ठीक। अ लिस्टिंग और एन इंडिकेटर, ठीक। एक लिस्टिंग या फिर एक इंडिकेटर कि भैया इतने तक ही मैक्सिमम या मिनिमम होना चाहिए। आगे बताएंगे कैसे उसको इस्तेमाल करेंगे। लॉडेबल, सराहनीय, डिजर्विंग प्रेज एंड कमेंडेशन, मतलब कि कमेंट करना, किसी को सराहना करना, या फिर कोई ऐसी चीज जो कि सराहना डिजर्व करती है। सैंक्शन, सैंक्शन का मतलब क्या हुआ? ऑफिशियल परमिशन, बोलते हैं ना कि यार 10 करोड़ रुपया सैंक्शन हो गया इस पर्टिकुलर पुल के लिए, तो वो सैंक्शन करना मतलब आधिकारिक रूप से किसी भी चीज के लिए अप्रूवल या परमिशन दे देना। और मोर ओवर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, कई बार आपको न्यूज़पेपर्स वगैरह मिलता है और परेशान भी हो जाते हैं। उसका मीनिंग क्या होता है? बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब इसके बावजूद, मतलब कोई भी चीज बता दिया उसके बावजूद अगर मैं किसी चीज की बात करता हूं, दैट इज बिसाइड्स, मतलब इसके अलावा या फिर एज अ फर्दर मैटर, मतलब इसके बाद। चलिए आगे शुरू करते हैं। कह रहा है कि देयर वुड आल्सो बी एन एम्फेसिस ऑन क्रिएटिंग एडवांस्ड ऑनलाइन टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि इसमें एक और एक्स्ट्रा चीज जुड़ जाएगी। वो क्या है कि एक ऑनलाइन टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो कैसा रहेगा? बहुत ही ज्यादा एडवांस रहेगा, ठीक। बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल लेवल का रहेगा, बहुत ज्यादा हाई इन टेक्नोलॉजी रहेगा, ठीक है। और वो कहां कहां होगा? 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट मतलब जहां से एस्पिरेंट्स आते हैं, ठीक है, 117 डिस्ट्रिक्ट में। मेनी ऑफ विच आर इन स्टेट्स विद लो सोशल डेवलपमेंट, और उन सब को ज्यादातर ऐसे स्टेट्स में लिया जाएगा जहां पे बहुत कम सोशल या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखा जा सकता है, ठीक। इंडिसेस मतलब उनकी जो सीमा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीज आर लॉडेबल ऑब्जेक्टिव्स, मतलब कि ये ऑब्वियसली ये सब जो ऑब्जेक्टिव्स है बहुत ज्यादा सराहनीय है और ये बहुत अच्छा काम है। बट इट इज रेलेवेंट टू पॉइंट आउट दैट अ शेयर ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स, लेकिन ये भी देखने लायक है कि जो शेयर ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशनल वर्कफोर्स है, मतलब कि लॉडेबल तो कह रहा, मतलब कि बहुत ही सराहनीय काम तो है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो उसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो काफी ज्यादा डिक्लाइन कर रहा है, ठीक। मतलब एक तरफ आपने एनआरए बना दिया, लेकिन लगे हाथ आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब्स नहीं दे रहे हो, तो इस एनआरए का कोई फायदा नहीं दिख रहा है, ठीक। कह रहा है न्यू पोस्ट आर सैंक्शन, मतलब उसको हमेशा मंजूरी मिल जाती है पीरियडिकली, मतलब हर एक समय के बाद, एक समय की सीमा के बाद, हर पीरियड के बाद मिलता रहता है, मतलब रेगुलरली मिलता रहता है। बट अ लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज रिमेन अनफिल्ड, लेकिन बहुत ज्यादा संख्या में जो वैकेंसीज है वो भरी ही नहीं जाती। अब आप पिछले एग्जामिनेशन को ही देख लो, 2016 से 2018 से 2019 में वैकेंसीज आई है, लेकिन अब 2020 बीतने वाला है। हालांकि गवर्नमेंट के पास ये बहाना है कि
कोरोना वायरस, लेकिन आप इसके पहले भी तो करवा सकते थे, तो ऑब्वियसली वो अनफिल्ड ही रह जा रही है। ठीक, विद ग्रोइंग एम्फेसिस ऑन ट्रांसफरिंग कोर रेलवे सर्विसेज टू प्राइवेट सेक्टर, और आजकल आप देख रहे हैं कि रेलवे में खासकर बहुत ज्यादा प्राइवेट सेक्टर की तरफ तवज्जो दिया जा रहा है। उसी के बारे में बात कर रहा है कि ज्यादातर सर्विसेज अब क्या की जा रही है, प्राइवेट सेक्टर को दी जा रही है। देयर मे बी फ्यूअर गवर्नमेंट जॉब्स ऑन ऑफर इन द फ्यूचर, तो आने वाले समय में बहुत कम गवर्नमेंट जॉब्स देखने को मिल सकती है, किसमें, रेलवेज में। ठीक, फिर कह रहा है मोर ओवर, मतलब इसके और आगे, जॉब्स अंडर द सेंटर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जॉब्स जो है, यहाँ पे क्या लिखा है, प्रीडोमिनेंट का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट एज द स्ट्रॉन्गेस्ट और मेन एलिमेंट, मतलब किसी भी जगह पे कोई व्यक्ति अगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है या कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है तो उसको हम लोग प्रीडोमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है पुरव्यू का मतलब होता है द स्कोप ऑफ इन्फ्लुएंस, मतलब किसी भी व्यक्ति का जो अधिकार क्षेत्र होता है या फिर जहां तक उसका जो इन्फ्लुएंस होता है, वो उसको क्या कहते हैं, पुरव्यू कहते हैं। जैसे कि भारत सरकार का इन्फ्लुएंस कहाँ है, पूरे इंडिया में है। ठीक, तो उसको क्या कहेंगे, परव्यू ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक, तो वैसे ही अब आगे क्या है, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब बी ए पार्ट, या हिंदी बोले तो गठित करना, मतलब कोई भी चीज किसी चीज के अंदर पाई जाती है उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूट कहते हैं। ठीक, डिस्क्रिशन मतलब कि विवेक या खुद से अगर कोई डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है उसको हम लोग डिस्क्रिशन कहते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट है, वो अपने डिस्क्रिशन पे ही डिसीजन लेती है, तो उसको डिस्क्रिशन मतलब अपने विवेक से डिसीजन लेना। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज इंटीग्रिटी की समझाने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब क्या है, तो क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स, मतलब आपके जो सिद्धांत है बहुत ही ताकतवर है, वो कमजोर नहीं है, बड़े आराम से न डिग जाए, ऐसे क्वालिटी को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रिटी कहते हैं। ठीक, तो लास्ट पेज पर पहुंच चुके हैं। कह रहा है प्रिडोमिनेंटली, ठीक, लास्ट से रिलेट करते कह रहा है मोरओवर जॉब्स अंडर द सेंटर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब्स जो है खास तौर पे प्रीडोमिनेटली का मतलब खास तौर पे रेलवेज में। ठीक, और डिफेंस सेक्टर कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 14% ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि पूरे जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उनका टोटल का 14% सिर्फ दो सेक्टर से आता है, कौन सा, रेलवे से और डिफेंस से। ठीक, मतलब कि 86% रेस्ट फॉलिंग इन द विद इन द परव्यू ऑफ स्टेट्स, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के 14% जॉब जो आते हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के, किसमें आते हैं, रेलवेज में और डिफेंस में, और बाकी जो 86% है वो किसमें आते हैं, स्टेट्स में, मतलब कि जो बाकी स्टेट्स 29 स्टेट्स हैं उन सबके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ठीक, कह रहा है रिफॉर्म मस्ट, मतलब रिफॉर्म को जरूर, देयरफॉर हैव अ वाइडर रीच टू अचीव स्केल, कहने का मतलब यह है कि रिफॉर्म को होना भी चाहिए, लेकिन उसकी जो पहुंच जो होनी चाहिए वो कहां तक होनी चाहिए, जितनी दूर तक इंडिया फैला है उतनी दूर तक उसकी पहुंच होनी चाहिए, उसकी पहुंच सिर्फ सीमित तौर पे नहीं होनी चाहिए। ठीक, रिक्रूटमेंट मस्ट बी मार्क्ड बाय वेल डिफाइंड प्रोसीजर्स, और कहने का मतलब यह है कि रिक्रूटमेंट को पहले से जो तय मानक होंगे उन्हीं और जो प्रोसीजर जो तरीका होगा उन्हीं के अनुसार होना चाहिए, उसमें कोई भी घोच पोच कोई धांधली नहीं होनी चाहिए, और साथ साथ ओपन कंपटीशन होना चाहिए। ठीक, मतलब खुले तौर पे सब लोग एक दूसरे से कंपीट कर सके, और उसके बाद बहुत सारी चीजें इसी क्वालिटीज को दर्शाया जा रहा है। ठीक है, अब कह रहा है एज अ प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग टेस्ट, मतलब कि जो मतलब शुरुआती तौर पे अगर मैं स्क्रीनिंग की बात करूं तो एनआरए कैन पोटेंशियली कट डिलेस। ठीक, तो अगर जो राइटर है वो क्या कर रहा है, वो इसका टेस्ट ले रहा है, किसका, एनआरए का टेस्ट ले रहा है, तो टेस्टिंग लेने के बाद उसको क्या समझ में आता है कि शुरुआती तौर पे उसको ऐसा लग रहा है, ठीक, कि एनआरए कैन पोटेंशियली कट डिलेस, मतलब एनआरए में ये ताकत है कि वो डिलेस को कट कर सकता है, मतलब जिसमें बहुत ज्यादा समय लगता है, बहुत ज्यादा आपका समय खा जाता है, कई साल लोगों के खा जाता है, बहुत सारे एग्जामिनेशन एक साल लग जाता है रिजल्ट आने में, तो उसको वो कम कर सकता है। ठीक, विच आर फेमिलियर फीचर विद गवर्नमेंट जॉब, मैंने अभी वो बताया कि हर गवर्नमेंट जॉब के साथ ये फेमिलियर फीचर है, मतलब कि कोई भी उसमें नई बात नहीं है, बहुत ही कॉमन सी बात है। वो क्या करेगा, बूस्ट ट्रांसपेरेंसी, मतलब कि पारदर्शिता को भी बढ़ावा देगा, और इनेबल वाइडर एक्सेस, और काफी दूर तक भी जा सकेगा, मतलब कि काफी बहुत दूर तक बहुत तरीके के लोगों को भी उसमें इन्वॉल्व कर लेगा। कैसे भैया, नए नए सेंटर्स बनेंगे और ऐसे सुदूर क्षेत्रों में भी बनेंगे जहाँ के लोग जब कई बार लोग एग्जाम छोड़ देते हैं कि बहुत बड़े शहर में जाना पड़ता है, बहुत दूर जाना पड़ता है, तो ऐसे क्या होगा, वो वाइडर एक्सेस, मतलब कई लोगों को मिल पाएगा। ठीक, कह रहा है फिर द एंटायर प्रोसेस ऑफ कैंडिडेट सिलेक्शन मस्ट बी ए मॉडल, और अंत में एक सीख दे रहा है कि जो प्रोसेस है, पूरा जो प्रोसेस होगा कैंडिडेट को चूज करने का, ठीक, वो एक मॉडल होना चाहिए, मतलब कि एक मूर्ति होनी चाहिए, मतलब कि जो एक बेंचमार्क होना चाहिए। रेजिंग द बार, यहाँ पे देखिए लिखा है रेजिंग मतलब उठाना, कोई भी चीज को ऊपर ले जाना, रेजिंग द बार मतलब कि जो मिनिमम स्टैंडर्ड है उसको उठाएगा। ठीक, और उसके साथ साथ किसका उठाएगा, मतलब वो बार किस चीज के ऊपर, स्पीड, मतलब कि तेजी, जो अभी जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने की जो तेजी है उसको उठाएगा, इफिशियंसी, और कितनी आराम, कितने अच्छे से और कितने सही तरीके से आप करवा सकते हैं, और इंटीग्रिटी, मतलब कि मॉरल प्रिंसिपल्स को भी, कि उसमें किसी तरह की कोई धांधली ना हो। तो ये जो
एनआरए का जो प्रोसेस होगा वो इन सब चीज़ों को ऊपर उठाने में सहायता करेगा। ठीक है, तो ये आज का पूरा जो पैसेज है ये सिर्फ और सिर्फ इसी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा था, आपसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा, आप इसको पूरा वीडियो को फॉलो करेंगे और कमेंट करिए पूरा जो क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है इसके पहले। ठीक है, तो चलिए कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।